अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? वालेकुम सलाम सर जी, क्लियर है सर, कोई मसला नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का लेक्चर जो है हमारा कंटिन्यूशन है, जो हमारा जो पिछला जो लेक्चर है उसका। पिछले लेक्चर में हमने जो है स्टार्ट किया था अबाउट मोड्स ऑफ फेल्योर एंड क्राइटेरिया फॉर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है चार मोड्स ऑफ फेल्योर है। ठीक है, उसमें पहला जो था हमारा ओवरटर्निंग था, अगला हमारा बाय क्रशिंग, तीसरा हमारा बाय डेवलपमेंट ऑफ टेंशन कॉजिंग अल्टीमेट फेल्यूर बाय क्रशिंग, और चौथा हमारा जो है शेयर फेल्यूर है। तो ओवरटर्निंग और क्रशिंग जो है हमने पढ़ लिए थे। आज जो है हम डेवलपमेंट ऑफ टेंशन कॉजिंग अल्टीमेट फेल्यूर बाय क्रशिंग और बाय शेयर फेल्यूर कॉल्ड स्लाइडिंग, वो आज हम जो है पढ़ेंगे। मैं जो है प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग काइंडली प्रेजेंटिंग ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन आप लोग के साथ जो है शेयर हो रही है? यस सर, शेयर हो रहे हैं सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18 है। और अगेन जिस तरह शुरू मैंने कहा कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंटिन्यूशन है पिछले लेक्चर का। तो क्रशिंग और रिटर्निंग जो है हमने पढ़ लिए थे। आज जो है टेंशन फेल्योर के बारे में हम पढ़ेंगे। टेंशन फेल्योर क्या है? मेसनरी एंड कंक्रीट ग्रेविटी डैम्स आर यूजुअली डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट नो टेंशन इज डेवलप्ड anywhere because these material cannot withstand sustained टेंसाइल स्ट्रेसेस। जो मेसनरी और कंक्रीट ग्रेविटी डैम्स है इनको इस तरीके से यूजुअली यानी कि आमतौर पर इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इनके अंदर कोई टेंशन जो है वो डेवलप ना हो किसी भी जगह के ऊपर। क्योंकि नॉर्मली जो है ऐसे ये जो मटेरियल है, जिन मटेरियल से ये स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो वो नॉर्मली जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस को जो है विथस्टैंड नहीं करते, मीन्स कि उनको जो है सपोर्ट नहीं करते। तो इस वजह से जो है नॉर्मली जो है इंस्ट्रक्चर को जब भी डिजाइन किया जाता है यानी कि मेसनरी या कंक्रीट ग्रेविटी डैम्स को, तो कोशिश की जाती है कि इनके अंदर कोई टेंशन जो है क्रिएट ना हो। If subjected to such stresses, these materials may finally crack। अगर सच जो टेंसाइल स्ट्रेसेस अगर इनके अंदर जो है क्रिएट हो जाती है या ये सब्जेक्ट होते हैं टुवर्ड्स द टेंसाइल स्ट्रेसेस, तो अल्टीमेटली इनका जो मटेरियल है वो क्रैक कर जाते हैं। However, for achieving economy in design of very high gravity dams, certain amount of tension may be permitted under severest loading condition। लेकिन इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमी, डिजाइन के अंदर इकोनॉमी को अचीव करने के लिए हाई ग्रेविटी डैम्स के अंदर कुछ ना कुछ हद तक जो है टेंशन को जो है अलाउ किया जाता है अंडर सॉरी अंडर सेवरेस्ट लोडिंग कंडीशन। सॉरी। तो कुछ हद तक इनको जो है अलाउ किया जाता है थोड़े से लोडिंग कंडीशन के लिए। This may be permitted because of the fact that such worst loading condition shall occur only momentarily for a little time and would neither last long nor occur frequently। और ये इन वजह से जो है इन स्मॉल जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं इनको इसलिए परमिट किया जाता है कि कुछ बाजों का जो है ये बहुत कम तादाद में जो है मोमेंटरली जो है ये जो है अकर होते हैं, और फ्रीक्वेंटली ये जो स्ट्रेसेस हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस ये अकर नहीं होते। The maximum permissible tensile stress for high concrete gravity dams under worst loading may be taken as 500 kilonewton per square meter, that is 5 kilogram per square centimeter। जो अलाउबल परमिसिबल स्ट्रेस है हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम्स के लिए अंडर वर्स्ट लोडिंग कंडीशन के लिए जो है वो तकरीबन 500 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर या 5 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक जो है अलाउड है। इफेक्ट बाय टेंशन क्रैक्स, जब
टेंसाइल स्ट्रेसेस हमारे पास अकर होती है और उनकी वजह से टेंशन क्रैश जो है क्रिएट होते हैं, तो उनका जो है क्या इफेक्ट हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ता है वो अब हम करते हैं। In a dam, when such a tension crack develops, say at the heel, crack width, on strictly speaking, crack area loses contact with the bottom foundation and thus becomes ineffective. जब भी हमारे पास टेंशन क्रैक जो है डेवलप होते हैं हमारे पास, तो फॉर एग्जांपल से अगर वो हमारे पास हील के ऊपर जो है डेवलप होते हैं, तो हमारे पास जो क्रैक विड्थ है वो अपना जो कांटेक्ट है बॉटम फाउंडेशन के साथ, तो वो अपना जो कांटेक्ट है वो लूज कर जाते हैं और उनका जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। Hence, the effective width B, considering unit length of the dam base, will be reduced. This will increase Pmax at the toe. और इसकी वजह चूंकि हमारे पास जो इफेक्टिव विड्थ बेस है, चूंकि कुछ सेक्शन के अंदर क्रैक आ जाता है, तो रिजल्ट हमारे पास जो टोटल विड्थ ऑफ दी डैम है या जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द डैम है वो हमारे पास जो है रिजल्ट रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पी मैक्स है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है एट दी टो। आवाज आप लोग को क्लियर आ रही है? कोई इशू है? मोहम्मद खान आपने कहा कि आवाज स्लो आ रही है, बाकी लड़कों को स्लो आ रही है कि ठीक है? सर क्लियर है आवाज तो। ओके मोहम्मद खान, आप काइंडली जरा चेक कर ले अपना हेडफोन वगैरह, बाकी लड़कों को क्लियर आवाज आ रही है। जी क्या खैर ठीक है, आफरीदी, देखिए कोई मस्त क्वेश्चन चल है रहा है आपका? सर। मोहसिन, आप कुछ कहना चाहते हैं? मोहसिन, सब्जी का नकला मस्त केवी सर। हाँ थोड़ा क्लियर पेपर लगवाऊं शर्मा सर। ओके। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं दोबारा। मोर ओवर द अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम गेट मॉडिफाइड ड्यू टू क्रैक फॉर्मेशन एज शोन इन फिगर 19.8 रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द अपलिफ्ट। जब हमारे पास जो है क्रैक फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो अपलिफ्ट डायग्राम होता है वो हमारे पास जो है मॉडिफाइड हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पास जो अपलिफ्ट होता है वो हमारे पास जो है इंक्रीज हो जाता है। फिगर में भी आप देख सकते हैं ओल्ड अपलिफ्ट आप देख सकते हैं जो कि मेंशन किया गया है ए बी सी से। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। आप देख सकते हैं कि जब आपके पास क्रैक अक्कर नहीं होता तो आपके पास जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है वो लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। स्टार्ट के अंदर जो है मैक्सिमम होता है और ऐसा ऐसा स्लो होता जाता है। लेकिन जैसे आपका स्ट्रक्चर के अंदर जो है क्रैक आता है तो इस रिजल्ट आपका जो टोटल बेस वेट है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यानी कि जितना ये एरिया है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास तकरीबन एक सेक्शन के अंदर क्रैक आ गया है, तो ए से लेकर ए डैश तक, तो ये आपका जो जितना एरिया है ये तकरीबन पूरा का पूरा जो है इनइफेक्टिव हो गया है, ठीक है। और आपका जो अपलिफ्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इस रिजल्ट आपके साथ आप देख भी सकते हैं कि अपलिफ्ट की जो वैल्यूज है वो भी इंक्रीज हो गई है। तो जैसे आपके पास जो है बेस ऑफ द डैम के अंदर जो है, तो हील के ऊपर अगर आपके पास क्रैक अकर होता है तो रिजल्ट आपके पास जो विड्थ ऑफ द बेस है वो आपके पास जो है रिड्यूस होती है। सिमिलरली आपके पास जो अपलिफ्ट है वो भी आपके पास जो है इंक्रीज हो जाता है। Since the uplift increases and the net effective downward force reduces, the resultant will shift more towards the toe and thus further increasing the compressive stresses at the toe and further lengthening the crack due to the further tension development. चूंकि हमारे पास जो है अपलिफ्ट जो है इंक्रीज होता है तो रिजल्ट हमारे पास जो नेट इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स है जो कि वेट ऑफ द डैम की वजह से लग रहा है, तो वो हमारे पास अल्टीमेटली वो हमारे पास जो है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो अपलिफ्ट है वो इंक्रीज हो गया है। इसी वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास जो है शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स द टो साइड, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है टो के ऊपर वो हमारे पास जो है इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्रैक है वो फर्दर जो है उसकी लेंथ उसके अंदर जो है लेंथनिंग आ जाती है ड्यू टू फर्दर टेंशन डेवलपमेंट। The process continues. The effective base weight goes on reducing the compressive stresses at the toe goes on increases. ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है और जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रिड्यूस होता रहता है, क्योंकि आपके पास जो क्रैक है वो इंक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस टो के ऊपर जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, फाइनली लीडिंग टू द फेल्यूर ऑफ द टो बाय डायरेक्ट कंप्रेशन। और
ये तब तक जो है इंक्रीज होते रहते हैं जब तक आपका जो टो है वो डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से जो है फेल ना हो जाए। Hence, a tension crack by itself does not fail the structure, but it leads to the failure of the structure by producing excessive compressive stresses. So हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टेंशन क्रैक है या आप आपके पास जो टेंशन स्ट्रेसेस टेंसाइल स्ट्रेसेस है, ये आपके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो है टेंशन क्रैक जो है प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ये आपका स्ट्रक्चर तो फेल नहीं करते, लेकिन ये जो है एज ए रिजल्ट का स्ट्रक्चर के अंदर इतने कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर जो है एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से कि आपका स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाता है। Now, in order to ensure that no tension is developed anywhere, we must ensure that P minimum is at equal to is at the most equal to 0. इन ऑर्डर ये देखने के लिए कि हमारे पास जो है स्ट्रक्चर के अंदर कोई टेंशन जो है क्रिएट ना होता, कि हमारे पास जो है टेंसाइल क्रैक या टेंशन क्रैक जो है प्रोड्यूस ना हो, उसको जो है रोकने के लिए हमें जो है ये इंश्योर करना होगा कि हमारे पास जो पी मिनिमम है वो हमारे पास जो है नियरली इक्वल के बराबर, 0 के बराबर हो। So since P maximum by P minimum is equal to summation V divided by B into 1 plus 1 plus minus 6 E divided by B, ये के पास P max की या P की इक्वेशन है, इसमें P minimum आपके पास बराबर है summation V divided by B into 1 minus 6 E divided by B के। अब चूंकि हम जो है कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो P minimum है वो 0 के बराबर हो, ताकि हमारे पास जो क्रैक टेंसाइल क्रैक है या टेंशन क्रैक है वो डेवलप ना हो, तो इसमें जो पी मिनिमम है वो उसको हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो 0 के इक्वल अगर इसको हम लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है कि समेशन वी डिवाइड बाय बी इनटू 1 माइनस 6 ई डिवाइड बाय बी इक्वल टू 0। इसमें आप समेशन वी डिवाइड बाय बी को दूसरी तरफ लेकर दूसरी तरह के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 6 ई डिवाइड बाय बी इक्वल टू 0। इसमें से जो है आप 1 को आप दूसरी साइड पे लेकर चले जाए, सॉरी 6 ई डिवाइड बाई बी को आप दूसरे साइड के ऊपर अगर लेकर जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 6 ई डिवाइड बाई बी। अब इसको जो है बी को बोथ साइड के ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी ई इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 6, and hence maximum value of eccentricity that can be permitted on either side of the center is equal to b divided by 6। so आपके पास जो अवेलेबल या अलाउबल इसेंट्रिसिटी है वो आपके पास जो है e is equal to b by 6 के बराबर है, जो कि आपके पास तकरीबन 1 मिडिल थर्ड ऑफ द सेक्शन के बराबर होता है। सो इससे आप जो है ये जो फेमस स्टेटमेंट है तो ये उसको जो है लीड करता है कि द रिजल्टेंट मस्ट लाई विद इन द मिडिल थर्ड, आपका जो रिजल्टेंट है ये आपका जो है मिडिल थर्ड के अंदर जो है आपका लाई करना चाहिए, इससे जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे बाहर जाएगा तो रिजल्ट आपके पास जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है डेवलप होगी हील के ऊपर, रिजल्ट आपके पास जो है क्रैक टेंशन क्रैक अगर होगा एज रिजल्ट आपके पास जो विड्थ ऑफ द बेस है वो रिड्यूस होगा, तो रिजल्टेंट मोर शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द टो, एज रिजल्ट वहां पर आपके पास जो है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो है प्रोड्यूस होगी, एज रिजल्ट आपका स्ट्रक्चर अल्टीमेटली जो है फेल कर जाएगा ड्यू टू क्रशिंग एट द टो। नेक्स्ट जो मोड ऑफ फेल्यूर है वो हमारे पास जो है स्लाइडिंग है। Sliding will occur when the net horizontal force above any plane in the dam or at the base of the dam exceed the frictional resistance developed at the level। स्लाइडिंग जो है स्लाइडिंग या शेयर फेल्यूर जो है आपके पास जो है तब अकर होगी जब आपके पास जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है किसी भी प्लेन के ऊपर डैम के अंदर या बेस ऑफ द डैम के ऊपर वो एक्सीड कर जाए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से जो डेवलप होता है उस लेवल के ऊपर। The friction developed between two surfaces is equal to mu summation v। हमारे पास जो टोटल नेट जो फ्रिक्शन डेवलप होता है दो सरफेसेस के दरमियान वो हमारे पास बराबर है म्यू समेशन v के। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डेवलप फ्रिक्शन है वो आपके पास बराबर है म्यू समेशन v के। Summation v is the algebraic sum of all the forces whether upward or downward, and mu is the coefficient of friction between the two surfaces। इसमें समेशन v जो है आपके पास अल्जेब्रिक सम है जितनी भी आपके पास फोर्सेस है वर्टिकल ऑल द फोर्सेस, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो,
और म्यू जो है आपके पास जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द टू सरफेसेस. In order that no sliding take place, the external horizontal force summation H must be less than the shear resistance mu summation V. अगर आप जो है नो स्लाइडिंग जो है, अगर आपके पास जो है समझे कि आपके पास जो है कोई स्लाइडिंग अगर ना हो, तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दैट इज समेशन एच, ये वाला, तो आपके पास जो है ये लेस होना चाहिए आपके शेयर रेजिस्टेंस है, जो कि आपके पास बराबर है म्यू समेशन वी के. यानी कि आपके पास जो समेशन एच है ये आपके पास जो है लेस होना चाहिए समेशन वी म्यू के. ठीक है. या आपके पास जो म्यू समेशन वी डिवाइड बाय समेशन एच है ये आपके पास जो है ग्रेटर होना चाहिए 1 से. सो इसमें आपके पास जो म्यू समेशन वी डिवाइड बाय समेशन एच ये रिप्रेजेंट करता है नथिंग बट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग व्हिच मस्ट बी ग्रेटर देन यूनिटी. ये आपके पास जो है रिप्रेजेंट करता है आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक है. और इसकी वैल्यू जो है 1 से जो है हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए. यानी कि आप म्यू समेशन वी की वैल्यू निकाल ले, उसको समेशन एच से डिवाइड कर ले, अगर उसकी वैल्यू आपके पास जो है ग्रेटर देन 1 आती है तो आपका स्ट्रक्चर जो है ये आपको जो है फैक्टर शो करता है कि आपका स्ट्रक्चर कितना सेफ है अगेंस्ट स्लाइडिंग. जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना स्ट्रक्चर आपका सेफ रहेगा अगेंस्ट स्लाइडिंग या शियर फेल्यूर. फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग इज इक्वल टू म्यू समेशन वी डिवाइड बाय समेशन एच. इसमें आप म्यू की वैल्यू पुट करें, समेशन वी की वैल्यू पुट करें और उसको डिवाइड करें समेशन एच वैल्यू से. सो अगेन आपके पास इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना स्ट्रक्चर आपका सेफ रहेगा अगेंस्ट शियर फेल्योर या स्लाइडिंग. In low dams, the safety against sliding should be checked only for friction, but in high dams, for economical precise design, the shear strength of the joint, which is an additional shear resistance, must be considered. जो हमारे पास जो लो डैम्स है उसके अंदर जो है सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग जो है उसको जो है सिंपली जो है चेक किया जाता है फॉर ओनली फॉर फ्रिक्शन. लेकिन जो हाई डैम्स है और उनके अंदर जो है चूंकि इकोनॉमिकल प्रिसाइज डिजाइन होती है तो उसके लिए जो शेयर स्ट्रेंथ है ज्वाइंट का और उसके अंदर जो एडिशनल शेयर रेजिस्टेंस है उसको जो भी जो है कंसिडर किया जाता है. If this shear resistance of the joint is also considered, then the equation for factor of safety against sliding, which is measured by friction, becomes summation mu summation v plus b into q divided by summation h. अगर आप जो है जो शेयर रेजिस्टेंस है जॉइंट का अगर उसको भी आप कंसीडर करते हैं तो आपके पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन है वो आपके पास जो है मॉडिफाई हो के आपके पास आ जाती है म्यू समेशन v प्लस b इनटू q डिवाइड बाय समेशन h. इसमें आपके पास जो b है वो विड्थ टोटल विड्थ ऑफ द डैम है एट द जॉइंट या विड्थ ऑफ द डैम है एट द जॉइंट और q जो है आपके पास एवरेज शेयर स्ट्रेंथ है जॉइंट की which vary from 1400 kilonewton per square meter for poor rocks to about 4000 kilonewton per square meter for good rocks. The value of mu generally varies from 0.65 to 0.75. ये इसकी जो है कुछ वैल्यू जो है दी गई है कि गुड रॉक के लिए जो है जो क्यू की वैल्यू है वो आपके पास तकरीबन 4000 तक जो है होती है और आपके पास जो पुअर रॉक है उसके लिए तकरीबन 1400 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर तक होती है और म्यू की वैल्यू नॉर्मली आपके पास वेरी करती है 0.65 से 0.75 तक. Attempts are always made to increase this shear strength Q at the base and at the other joints. For this purpose, foundation step at the base is shown in figure 19.10 and measures are taken to ensure a better bond between the dam base and the rock foundation. Q की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमेशा जो है कोशिश की जाती है कि बेस के ऊपर जो जॉइंट है उसको जो है सही तरीके से बेस और अदर जॉइंट जो है उसको सही तरीके से जो है सही तरीके से किया जाए ताकि आपके पास जो क्यू की वैल्यू है वो आपके पास इंक्रीज हो सके. सो इसको इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जो फाउंडेशन है उसको जो है स्टेप कंडीशन शेप में जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ठीक है. फिगर में भी आप देख सकते हैं कि आप इसको जो है स्टेप शेप में इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्यू. और ये इसलिए भी कि आपके पास जो बॉन्ड बिटवीन द डैम है और रॉक फाउंडेशन है उसके दरमियान जो है आपके पास जो बॉन्ड है वो सही तरीके से आपके पास जो है बॉन्ड बन सके और क्यू की वैल्यू आपके पास जो है इंक्रीज आए. तो क्यू की वैल्यू अगर आपके पास जो है इंक्रीज होगी तो रिजल्ट आपके पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो आपके पास जो है इंक्रीज होगी. During the construction of a dam, horizontal joints have to be left as shown in figure 19.10. ठीक है.
कंस्ट्रक्शन के दौरान हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स को जो है छोड़ा जाता है। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल जॉइंट किए है। The shear strength of these joints should be made as good as possible by ensuring better bond between the two surfaces. शेयर स्ट्रेंथ को जो है इन जॉइंट्स की शेयर स्ट्रेंथ को जो है अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए ये कोशिश की जाती है कि इन दो सर्फेसिस के दरमियान जो बॉन्ड है उसको सही तरीके से किया जा सके ताकि शेयर स्ट्रेंथ आपके पास जो है इंक्रीज हो। For this purpose, the lower surface must be thoroughly clean and a layer of neat cement or rich cement mortar should be spread before pouring the standard concrete mix for the upper layer. इस पर्पज के लिए ताकि आपके पास जो शेयर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो, इसको अचीव करने के लिए जो लोअर सरफेस इसको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है और उसके ऊपर जो है रिच सीमेंट मोटर का जो है स्लरी जो है उसके ऊपर जो है स्प्रेड किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर जो अगले लेयर की जो कंक्रीट है उसके ऊपर जो है पोर की जाती है। If these precautions of quality control are not adhered to in the field, the assumption made in accounting for this shear strength in the design will not be justified. अगर आप जो है फील्ड के ऊपर जो है ये क्वालिटी कंट्रोल चेक्स या प्रिकॉशंस जो है फॉलो नहीं करते तो आपके पास जो है जो शेयर स्ट्रेंथ डिजाइन के अंदर आपने जो है कैलकुलेट किया है वो आपके पास जो है जस्टिफाई नहीं होगा। That is why for small dams where quality control is less, this shear strength of the joint is not taken into account at all while determining the shear friction factor or factor of safety against sliding. इस वजह से हमारे पास जो स्मॉल डैम होते हैं तो उनके लिए जो क्वालिटी कंट्रोल जिनके लिए कम होती है तो उनके अंदर ये इस शेयर जॉइंट को जो है एक काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, और ना ही इसको जो है डिटरमिन किया जाता है शेयर फ्रिक्शन फैक्टर या इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अंदर। यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहें तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। सर ये मिड के मार्क्स सर। मिड के मार्क्स मैं चेक करता हूँ, अगर अभी मेरे पास फाइल हुआ तो मैं आपके साथ जो है ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम।